हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कंपनी लॉ और हम लोग कर रहे हैं कंपनी लॉ की रिवीजन। और क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार उनमें से रिपीट भी हो जाती है, ज्यादा बार रिपीट ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, हु इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, एक्सप्लेन द पावर ड्यूटीज एंड लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर अंडर कॉर्पोरेट लॉ। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आपने पावर ड्यूटीज और लीगल पोजीशंस को बहुत ही ब्रीफली जो है डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना। अगर पावर के अंदर क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली तो पावर को आपने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर वो सेपरेट क्वेश्चन आता है, बट अगर तीनों जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं तो देन वी हैव टू वेरी ब्रीफ आंसर देना है। और डायरेक्टर का चैप्टर और कंपनी मैनेजमेंट का चैप्टर जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टर की कंपनी को आवश्यकता ही क्यों है, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर डायरेक्टर। देखो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो कोई ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएटेड है, तो वो खुद तो काम कर नहीं सकती, तो इसको कुछ ह्यूमन एजेंसी के द्वारा ही काम करना पड़ता है। और जो व्यक्ति इसको मैनेज करते हैं उनको हम डायरेक्टर कहते हैं। कंपनी को मैनेज करने वाले दो बॉडीज होती हैं, एक जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर जो है मेंबर्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं और उनकी ड्यूटी होती है टू एक्सरसाइज केयर स्किल एंड डिलीजेंस, के जो भी उनको काम दिया जाता है कंपनी का वहां पे उन्होंने बहुत एफिशिएंटली, ऑनेस्टी और जितनी केयर एंड स्किल लगानी है, मतलब उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, निग्लिजेंटली उस काम को नहीं करना। तो डायरेक्टर्स आर द पर्सन अपॉइंटेड टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ ए कंपनी। डायरेक्टर्स वो व्यक्ति हैं जो कंपनी के काम को डायरेक्ट और सुपरवाइज करते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ द कंपनी एक्ट, डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर विच इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। देखो यहाँ पे जब भी हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे हम कलेक्टिव बॉडी, क्योंकि जो काम करते हैं जिनके पास पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। According to the corporate law, director is any person occupying the position of director by whatever name called। जिसके पास डायरेक्टर की पोजीशन है चाहे उसको किसी भी नाम से बुलाया जाए। डायरेक्टर जो होते हैं शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और कंपनी को जो है उनके बिहाफ पे रन करते हैं। और यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल डायरेक्टर जो होता है उसके पास कोई पावर नहीं होती, पावर जो है वो कलेक्टिव बॉडी के पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ द कंपनी एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स हु आर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड जो है कंपनी के जो काम है उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, कंपनी की जनरल पॉलिसी बनाता है। और डायरेक्टर जो है पावर तभी एक्सरसाइज करते हैं जब वो कलेक्टिवली काम करते हैं। इंडिविजुअल डायरेक्टर जो होता है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, जब तक उसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑथराइज नहीं करते, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर। Section 149 of the Company Act states that every company shall have a board of directors consisting of individuals। कि जो individuals हैं वो ही डायरेक्टर बन सकते हैं। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स, और अगर 1% कंपनी है तो वहां पे 1 डायरेक्टर। और मैक्सिमम जो डायरेक्टरशिप का नंबर जा सकता है वो 15 हो सकता है। एक कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15, बट उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसके बाद ही वो 15 से ज्यादा को अपॉइंट कर सकती है। और कुछ क्लास ऑफ कंपनीज डिस्क्राइब कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन है जिनके अंदर एक वुमेन डायरेक्टर का होना भी असेंशियल है।
Every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 120 days in a financial year. एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जिसकी स्टे फाइनेंशियल ईयर से 120 से लेस नहीं होनी चाहिए. Every listed public company shall have at least one third of the total number of director as a independent director. और उसी तरह क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफाइड कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब भी कर सकती है कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर. तो लीगल पोजीशन के अंदर देखो क्या है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो एजेंट्स भी हो सकते हैं, ट्रस्टी भी हो सकते हैं. एजेंट क्योंकि जब वो कंपनी को they bind the company as their principal as soon they enter into various transaction on its behalf. क्योंकि देखो वहां पे क्या होता है कि वो कंपनी के बिहाफ पे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को वो फॉलो करना पड़ता है. लॉ ऑफ एजेंसी जो है कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के अंदर जो है एक एजेंट का रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करती है. उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे केस है अगर आपके पास, क्योंकि तीनों अगर पूछे गए हैं तो वहां पे फिर आपको केस मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा. तो केसेस कई बार मैं अपने वीडियोस के अंदर इसलिए इंक्लूड करती हूँ ताकि चीजों को समझने में हमें हेल्प करते हैं. तो फर्गुसन एंड विल्सन के केस में एफ हैड द ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर द कंपनी शेयर्स, इसलिए उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया. डायरेक्टर ने जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी अदर पर्सन इंक्लूडिंग देमसेल्व्स को उन्होंने अलॉट कर दिया. ऑप्शन जो एफ को दी गई थी दैट बिकम्स वर्थलेस, तो एफ ने एक डायरेक्टर को स्यू किया कि वाई जो है अपने कुछ शेयर जो है उसको ट्रांसफर करे और डैमेजेस पे करे. एफ का क्लेम इस ग्राउंड पे फेल हो गया कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एजेंट होते हैं कंपनी के, इसलिए क्या होता है कि वो पर्सनल लायबिलिटी इनकर नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं और कंपनी की बेनिफिट के लिए काम करते हैं. As a trustee, the directors are required to take care of the property, money and trade secret. देखो जो कंपनी के एसेट्स हैं, मनी है, उनको एज ए ट्रस्टी वो हैंडल करते हैं. और जो एज ए ट्रस्टी उनका जो रिलेशनशिप होता है, फिड्यूशियल रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे क्योंकि कंपनी के साथ होता है, उनका जो डायरेक्टर का जो ट्रस्ट का रिलेशन होता है कंपनी के साथ होता है, ना कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर के. इफ द ट्रस्ट इज ब्रोकन तो कंपनी को लॉस सफर होता है. उस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टर की वजह से अगर कंपनी को लॉस होता है तो डायरेक्टर वो रिइंबर्स करते हैं. ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जो होता है ट्रस्ट का ऑफिस होता है. एज ए ट्रस्टी दे मस्ट अकाउंट फॉर ऑल द मनी ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल, कि जितना कंपनी का पैसा उनके पास होता है वो पूरा उसका हिसाब किताब दें, और जो भी वो एक्ट करते हैं वो कंपनी के बेनिफिट के लिए करते हैं. तो यहाँ पे एक केस है पीआरसी वर्सेस एस्मेल. एक कंपनी वाज इन नो नीड ऑफ फर्दर ऑफ कैपिटल, कंपनी को आगे एडिशनल कैपिटल की जरूरत नहीं थी, पर डायरेक्टर जो है एक फ्रेश इशू करते हैं ताकि वो जो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर है उसको कंट्रोल कर सकें और जो मेजोरिटी शेयर होल्डर की जो विश थी उनको डिफीट कर सकें. तो यहाँ पे था कि जो डायरेक्टर्स ने अपनी पावर का मिसयूज किया है और जो उन्होंने अलॉटमेंट की थी दैट वाज इनवैलिड एंड वॉइड. उसी तरह डायरेक्टर ने एक शेयर होल्डर से शेयर परचेज किए थे जबकि वो कंपनी की जो सेल थी एट ए वेरी हाई प्राइस नेगोशिएट कर रहे थे, और ये बात डायरेक्टर ने नहीं बताई. तो उन्होंने जो शेयर खरीदे थे वो अच्छे थे, क्योंकि वहां पे देखो जो ट्रस्ट का रिलेशन है दैट इज टूवर्ड द कंपनी नॉट टूवर्ड द शेयर होल्डर. Directors as officers, Section 2, Subsection 59 of the Company Act, they are liability to certain penalties अगर वो कंपनी एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते. तो डायरेक्टर जो है दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट एम्प्लॉयर सर्वेंट ऑफ द कंपनी, बट डायरेक्टर मे ऑल्सो वर्क एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अगर उनको सैलरी पोजीशन पे रखा जाता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर. तो उस सिचुएशन के अंदर वो दो कैपेसिटीज में परफॉर्म करते हैं. एज ए डायरेक्टर ही टेक्स पार्ट इन पॉलिसी डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली वो सैलरीड पोजीशन पे है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर रखा गया है, सैलरी रिसीव करते हैं, बोनसेस रिसीव करते हैं और जो अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को मिलते हैं. उसी तरह जो डायरेक्टर्स हैं
लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर के अंदर दे आर एज ए मैनेजिंग पार्टनर। देखो डायरेक्टर जो होते हैं पार्टनर्स नहीं होते, बट कहा जाता है कि दे आर दी मैनेजिंग पार्टनर, क्योंकि जो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं और जो फर्म होती है उनको सेम माना जाता है, बट यहाँ पे कंपनी के अंदर वो पार्टनर्स नहीं होते। A director is often compared with a managing partner because he manages the affair of the company on behalf of the shareholder. लीगली डायरेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो पार्टनर नहीं होते। तो डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। शेयर होल्डर जो होते हैं आपस में पार्टनर नहीं होते। डायरेक्टर एजेंट का रूप में और ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं, बट वो पार्टनर नहीं होते। मैनेजिंग पार्टनर सिर्फ इस वजह से कहा जाता है कि डायरेक्टर जो होते हैं जैसे पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को हैंडल करते हैं, उसी तरीके से वो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द पावर्स गिवन टू द डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे जनरल पावर टू द डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 ऑफ द कंपनी एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सारी पावर और सारे काम कर सकते हैं जो कंपनी उनको कहती है, और उनकी इसके ऊपर दो तरह की लिमिटेशन होती है। बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज दोज पावर विच आर अंडर द कंपनी एक्ट और द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी ने जनरल मीटिंग के अंदर परफॉर्म करनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते। और कई बार क्या होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी दूसरी प्रोविजन को भी फॉलो करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि पावर अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 मैटर्स विच शैल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कि जो बोर्ड मीटिंग के अंदर जहां पे डिसीजन होंगे सर्टेन पावर कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने तीनों चीजें ही लिखनी है, पावर भी लिखनी है, ड्यूटीज भी लिखनी है और लीगल पोजीशन भी लिखनी है। तो यहाँ पे वेरी ब्रीफ मैं इसको, क्योंकि मेरा एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, अगर आप इसको डीप पढ़ना चाहते हो तो वहां पे आप उस वीडियो को देख सकते हो। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर फॉर अनपेड शेयर मनी, टू इशू डिबेंचर्स, टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट कंपनीज फंड्स, टू grant loan and guarantee, to approve financial statement and board's report, to diversify business operations, to appoint key managerial personnel, to authorize buyback of shares। कुछ पावर जो है वो तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वो शेयर होल्डर की अप्रूवल्स ले सकते हैं। That has to be exercised with the consent of the general meeting under section 180। जैसे सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द होल अंडरटेकिंग, बोरिंग बिहाइंड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से जब वो बोरिंग करते हैं, जब बिहाइंड लिमिट के वो चैरिटेबल फंड्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं, या अमेलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन के डिसीजन लेते हैं, तो दे हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। Managerial powers of the directors: planning company's policies, supervising management, maintaining discipline, controlling finance, declaring dividend recommendation, ensuring legal compliance। और देखो जो डायरेक्टर की पावर्स होती हैं उनके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 की लिमिटेशंस होती हैं कि जैसा कंपनी एक्ट में लिखा है उससे ज्यादा वो पावर एक्सीड नहीं हो सकती। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फिड्यूशियरी ड्यूटी जो होती है वो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। वो पावर इन लिमिट्स के अंदर ही उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज है। तो फिड्यूशियरी ड्यूटीज है, ड्यूटीज ऑफ केयर एंड स्किल है, ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग है, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। तो फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब होता है कि देखो जो डायरेक्टर्स हैं, ट्रस्ट और कंपनी का और डायरेक्टर का जो रिलेशन है, दैट इज ऑफ ट्रस्ट, occupy a fiduciary position, exercise their power in good faith for the benefit of the company as a whole। तो यहाँ पे उनका जो रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट का होता है कि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे और कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे जो कंपनी के अगेंस्ट जाता हो। तो यहाँ पे कुक वर्सेस टीक, ए कंपनी वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, डायरेक्टर ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। तो रेजोल्यूशन भी रेटिफाई हो गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि जो काम कंपनी के नाम पे है वो कंपनी के नाम पे ही होना चाहिए, तो वो पर्सनल अकाउंट पे नहीं ले सकते। उन्होंने ट्रस्ट को तोड़ा है और वहां पे वो सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर वो कोई प्रॉफिट बनाते हैं तो वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिविल एंड राइट, तो यहाँ पे परचेज शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर व्हाइल नेगोशिएटिंग द सेल ऑफ द कंपनी। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे वो शेयर होल्डर के प्रति उनकी कोई ट्रस्ट की ड्यूटी नहीं है, वो सिर्फ
जो है कंपनी के प्रति है। और जब वो अपनी कंपनी का काम परफॉर्म करते हैं तो रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ करना है, जितना एक ऑर्डिनरी बंदा अपने काम को करता है। और वो लायबल फॉर नेग्लिजेंस है, बट कैनॉट बी हेल्ड फॉर द लायबल फॉर एरर ऑफ जजमेंट। अगर उन्होंने रीजनेबल केयर के साथ काम किया बट जजमेंट गलत कर बैठे, जिसके बेसिस पे उनका डिसीजन गलत हो गया, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। बट अगर वो लापरवाही के साथ काम करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्किल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द कंपनीज बिजनेस एंड मैनर जिसके अंदर कंपनी का काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे केस है रीसिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस। फॉलोइंग प्रोपोजिशंस वर लेड डाउन बाय द लर्नेड जज। तो यहाँ पे जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन अपना काम करते हुए स्किल दिखाता है उतना ही दिखाना है, उतना ही केयर करनी है। तो यहाँ पे नहीं है कि नॉट बाउंड टू गिव कंटिन्यूअस अटेंशन टू द अफेयर ऑफ द कंपनी। तो जो दूसरे ऑफिशियल है उनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अपनी पावर के अंदर ही काम करें। और ड्यूटी टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, रीजनेबल अटेंशन टू द अफेयर ऑफ द कंपनी। तो जरूरी नहीं है कि वो सारी बोर्ड मीटिंग अटेंड करें, बट अगर वो लगातार अटेंडेंस मतलब लगातार अटेंड नहीं करते तो उससे क्या होता है कि वी आर लायबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज को-डायरेक्टर। तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम्स वेकेंट अगर वो 3 लगातार मीटिंग के अंदर से एब्सेंट रहते हैं, एंड फ्रॉम ऑल मीटिंग ऑफ ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 months और लॉन्गर विदाउट टेकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। तो यहाँ पे वो उनका पोजीशन मतलब वो ऑफिस जो है खाली हो जाता है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, एज ए रूल डायरेक्ट मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज पर्सनली, शुड नॉट डेलीगेट देयर ड्यूटीज। यहाँ पे है कि जो काम कंपनी एक्ट कहता है वो ही डेलीगेट कर सकते हैं, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है उससे ज्यादा वो डेलीगेट नहीं कर सकते। और उसी तरह अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर वो इंटरेस्टेड है, एजेंट ऑफ द कंपनी है, तो ये पर्सनल और उसकी ड्यूटी जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है तो वहां पे उनको वोटिंग नहीं करनी चाहिए, वहां पर वो चीज जो है उनको डिस्क्लोज करनी चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो है सेक्शन 39 के अंदर, ड्यूटी नॉट टू अलॉट शेयर अंटिल मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रेज्ड। और यहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि एनुअल रिटर्न और सर्टिफिकेट्स को वो साइन करें। एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर विद इन दी पावर, मतलब जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर कॉल करें। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को ऑन वैलिड रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 100 कॉल करें। ड्यूटी टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड ले बिफोर द कंपनी विद द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और उसी ड्यूटी टू टेक द शेयर क्वालिफिकेशन अगर है तो वो ले लेना चाहिए। और उसी तरह ड्यूटी टू प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134 सेक्शन 1C ऑफ द कंपनी एक्ट के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करें, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेन करें। और अकाउंटिंग पॉलिसी जो वो सिलेक्ट करते हैं उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें और उसके हिसाब से जजमेंट सही करें। और सफिशिएंट स्टेप्स टू सेफगार्ड द एसेट्स एंड दे शुड कीप, मतलब जो रिकॉर्ड है उसका प्रॉपर हिसाब किताब रख